हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीसीएस एग्ज़ाम में, बीपीएससी या यूपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो आज हम राष्ट्रवाद का ही देखेंगे कि नेशनलिज्म कैसे भारत में जन्म लेता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। जो राष्ट्रवाद की जो चेतना है, जो भावना है, वो 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगते हैं और 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठन यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये संगठन के माध्यम से व्यक्त होने लगा था जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 में और संगठन बने हुए थे और भी 1884 में भी संगठन की स्थापना हुई, 1876 में भी हुई। तो इनमें ज़्यादातर संगठन की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। तो इस समय हम देखें क्या क्या बना था। 19वीं सदी में क्या क्या बना था। तो पूना सार्वजनिक सभा बना था। अब ये पूना सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना, इसके संस्थापक और ईयर पूछ सकता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसके संस्थापक में। एक महादेव गोविंद रणाणे और दूसरे गणेश वासुदेव जोशी। तो रणाणे जोशी याद कर लेना, आप, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कब बना था? 1870 ईस्वी में बना था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1870 और 1880 के बीच में। देन इंडियन एसोसिएशन बनता है, जो कि इंडियन एसोसिएशन इसकी संस्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अगर आप बीपीएससी का देखते हो या फिर यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस जो थे इसके संस्थापक है और इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। दूसरी बात करते हैं मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा कहाँ पे बना था? मद्रास में ही बनेगा और बना था ये राघवाचारी जो थे। राघवाचारी तीन लोग थे, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो तीन व्यक्ति यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये 1884 में बना हुआ था। देन बात करते हैं हम बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना चार लोग करते हैं। एक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, तेलंग और काशीनाथ त्रयंबकम। चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और तेलंग और काशीनाथ त्रयंबकम। ये कब बना था? 1885 में, जब कांग्रेस भी बना था, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था तभी। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। ये आर्म्स एक्ट क्या है? तो 1878 में आर्म्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कब। इसी टाइम वर्नाकुलर एक्ट भी आता है। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया जाता है। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है जिसमें सरकार की आलोचना करने वाली चुप कराए जा सके, जिसमें पत्रिकाएं या पत्र जो न्यूज़पेपर आता था उसमें जो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो उनके जो आलोचक करते, क्रिटिसाइज करते थे, उनके भी अधिकार को छीन लिया गया इस वर्नाकुलर एक्ट के। और आर्म्स एक्ट मतलब अपने हाथों में जो भारतीय हथियार नहीं रख सकते, ये अधिकार भी इनसे छीन लिया गया था। और इस कानून में क्या प्रावधान था? वर्नाकुलर एक्ट में इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। ठीक है। तो ये प्रावधान था, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। देन 1883 में क्या बनता है? 1883 इसमें एक इल्बर्ट बिल आता है जो कि भारतीयों के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, लागू करने का प्रयास किया जाता है इल्बर्ट बिल ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो ये जो था, इसका विरोध हुआ और इस विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात से काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजी का असली रवैया जो चेहरा था वो दिखने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो ये कुछ घटना थे जो हमने देखे। ठीक है। देन आता है कांग्रेस की बात। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में देश की
ये पूछा जा सकता है कि 72 प्रतिनिधियों में बम्बई में, पहले ये पुणे में होनी थी लेकिन नहीं हुआ, पुणे में प्लेग फैल गया, तो बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया गया। संगठन में प्रारंभिक नेता, ये पूछा जा सकता है कि इसके संगठन के प्रारंभिक नेता क्या है, उनके नाम आपका ऑप्शन में आ सकता है। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं, रोमेश चंद बनर्जी हैं, चित्तरंजन और दास भी हैं, और S सुब्रमण्यम अय्यर भी हैं। ये सारे यहाँ पे थे। नौरोजी जी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी एक प्रचारक थे और ये पहले सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, यानी ये लंदन में रहते थे और ब्रिटिश रहते थे, अब इंडिया में हैं, तो वो कुछ समय तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। और फिर क्या हुआ, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर थे A.O. ह्यूम ने, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने की अहम भूमिका अदा की। कैसे? ये संस्थापक बने किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक बने। कांग्रेस के पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, यहाँ पे कुछ दिया गया है। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक जो अखबार है, अब ये बताइए कि इंडियन मिरर नामक अखबार किसका है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका अखबार है, उनके साथ और भी थे, मनमोहन घोष भी। तो ये आंसर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडियन मिरर किसका है, तो ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो इसमें क्या लिखा गया था कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का एक केंद्रक है। ठीक है, इस मिरर में लिखा गया था, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम को जन्म देगा। बदरुद्दीन तैयब जी ने लिखा था कि 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था, मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो इन्होंने पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, अंग्रेज भी बनते हैं यहाँ इसके अध्यक्ष। तो यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय प्रतिनिधियों में मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों का संस्था है। तो ये मेंस में आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में शासन के आर्थिक परिणामों में बहुत तीखी आलोचना की है, ब्रिटिश शासन के बेसिकली। अब बात करते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। तो प्रारंभ में देखिए, कांग्रेस तरीकों और लिहाज से तो मध्य मार्गी पार्टी थी। तो इस दौरान इन्होंने, जब कांग्रेस बना तो इन्होंने क्या क्या मांगे रखी, क्या क्या डिमांड था इनका। तो इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीय और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई, भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की बात उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वह उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए मांग की। सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित करने की बात कही थी। तो कांग्रेस ने देखिए स्वराज की मांग नहीं अभी की थी, ये प्रारंभ में इन्होंने बस ये सारी डिमांड रखी थी। ये नहीं चाहते थे कि अभी हम स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि आपको पता है ये सब उदारवादी थे प्रारंभ में। उग्रवादी जब आए थे तो वो स्वराज की मांग शुरू कर दिए थे। शासन व्यवस्था और भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि तब ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरों अफसरों को कब्जा था। तो ये चाहते थे उनको नौकरियां दिया जाए, भारतीयों को शासन में हिस्सा लिएंगे। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, और इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय करण से यही धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने के चांसेस हैं। ठीक है, तो भारतीयों की क्या मांगे थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए। पहले ही भारतीयों ने मांग कर दी। देखिए अभी नीति निर्देशक आपने पढ़ा होगा DPSB में, अब उसमें बताइए कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग किया जाए। इसमें इनकी मांग थी कि जो आर्म्स एक्ट आया था, जिसमें हथियार रखने के प्रावधान को हटा दिया गया था कि भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है, तो इसको निरस्त करने की मांग की या बोलने की स्वतंत्रता की मांग की। शुरुआत के सालों में कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लोगों की बातों को उठाती नहीं थी। ऐसा अगर पूछा जाए, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ना कि कांग्रेस की प्रारंभ स्थिति क्या थी और कांग्रेस ने
कौन से मुद्दे उठाए, तो ये किसानों को भी ध्यान में रखती थी। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, और अनाजों को भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों की कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए, उस और नमक पर जो टैक्स लगता था ना उसको भी कम करने की बात है। उसने नमक कर, विदेशों में मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों को कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतें, जो आप देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट होती है, जनजातीय विद्रोह होता है, इसलिए हो जाता है कि वनों में ये चले जाते थे, बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। तो देखिए सारे कम्युनिटी को इन्होंने ध्यान में रखा है। इससे यह पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्गों की संस्था होते हुए, क्योंकि यहाँ पे एलीट लोग थे, कांग्रेस में सभी एलीट थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर गरीब लोगों को ध्यान नहीं देंगे, गरीबों की संस्था है ही नहीं। लेकिन देखिए प्रारंभ में ये मुद्दे उठाए गए हैं कि पढ़े लिखे समान वर्ग संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक के लिए नहीं बोल रही थी, सबके लिए बोल रही थी, किसानों के लिए भी बोल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध या स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक है। तो बाद में देखा जाए तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र, ये सब उग्रवादी हैं। ठीक है, तो गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। तो ये कुछ 1890 के आते आते ये लोग, इन लोगों का उदय हुआ, मतलब उदय मतलब ये लोग अब आंदोलन करने लगे, लोगों को जगाने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं लोगों का था, जनता को लेके आना साथ इन लोगों का योगदान था। तो उन्होंने निवेदन की कि राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक का नारा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो 1905 में अब देखिए भारतीय कहीं एक ना हो जाएं, और इसीलिए इन्होंने, जो अंग्रेज थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, बांट दिया कि एकजुट ना हो। तो 1950 में वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंग भंग कहते हैं। इस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ब्रिटिश बिहार और उड़ीसा कुछ भाग उस समय बंगाल में का हिस्सा था। बिहार में आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड, ये सब इसी के, बंगाल के, बांग्लादेश भी था अब तो, जो कि बांग्लादेश हो गया है, पहले तो वो नहीं था, बंगाल का ही बड़ा सा भाग था, का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो इन्होंने मोटिव बताया अपना कि हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को सेवाएं अच्छी देनी चाहते हैं, इसलिए हम विभाजन कर रहे हैं। लेकिन विभाजन का मुख्य जो उद्देश्य था इनका, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि वह बंगाली राजनेताओं को प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, कि कहीं हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अलग करने के बीच तो 1906 और 1909 में भी आ गई थी, और 1919 में तो बो दिया गया, 1906 में तो मुस्लिम लीग बन गई, तभी से उत्पन्न हो गया, तो बीच तो पनप गया था। तो इसलिए ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं। और देखा जाए तो जब देखा गया कि जो ये पूर्वी था ये पश्चिमी था, तो इसलिए जब पश्चिम बंगाल हम कहते हैं ना, ये क्योंकि भारत में, और ये पूर्व बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, यहाँ पे हिंदू जनसंख्या अधिक थी, फिर भी ये एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन ये चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू अलग रहें, ये आपस में ही लड़ें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर ये जो बंगाल विभाजन है, पूछ सकता है कि कब रद्द हुआ था, तो ये 1911 में जब वो दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है तब ये भंग हो गया था। अब बंगाल विभाजन हो गया तो देश में क्या हो गया, विद्रोह होने लगेगा, लोगों को पसंद नहीं आया कि बंगाल का विभाजन किया, जुलूस निकाले गए, सभी, कांग्रेस ने भी इसका विभाजन की मतलब विरोध किया, जनसभाओं का आयोजन किया गया, जबकि जो मुस्लिम लीग थी इसका समर्थन कर रही थी। स्वदेशी आंदोलन के नाम से एक संघर्ष यानी एक आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या है, और इसी समय देखिए मराठा और केसरी जो आपका ये अखबार है, ये किसका था, ये बाल गंगाधर तिलक का था। तो ये भी नोट कर लीजिए कि बाल गंगाधर का तिलक मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो था वो मराठी भाषा में। ये इसमें इन्होंने अंग्रेजों की कट्टर आलोचना की है। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन अगर शुरू हो गया तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया अलग अलग तरीके से।
तो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा इलाका क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप पूछ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी हिस्सा फैल गई थी इस टाइम, ठीक है। 1906 में क्या किया जाए, सॉरी हाँ, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों का एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब विभाजन के बाद ही जस्ट 1906 में मुस्लिम लीग, जो मैंने बोला समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने, तब नहीं, मुस्लिमों ने समर्थन किया था, लेकिन तब नहीं किया था। मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी, तो बाद में समर्थन ही कर रही थी। तो 1906 में ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार की यह मांग मान ली गई, जो कि हमने पढ़ा था कि मॉर्लोमेंटो रिफॉर्म जो आया था, इसका नाम जाना है भारत शासन अधिनियम या परिषद करके भारत सरकार परिषद करके एक उसको नाम दिया गया था। तो 1909 में ये आया था। अब परिषदों में कुछ सीटें जो बनी थी, वो जो परिषद काउंसिल बना था उसमें, हाँ, उसमें मुसलमानों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिसमें जिन्हें मुस्लिम मतदाता ही चुनकर भेजा जाता था। तो जो परिषद बना, काउंसिल बना भारत का, उसमें देखिए, जिसको हम मॉडलमेंटो रिफॉर्म कह रहे हैं, तो उसमें मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण सीट दी गई, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही उसको चुन के भेजेंगे, ठीक है। इसमें राजनेताओं को अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा किया गया था। फिर इसके जस्ट बाद क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस भी टूट जाता है। 1907 में कांग्रेस भी टूट जाता है। दिसंबर में क्या है कि दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हो जाती है। दोनों खेमों मतलब कांग्रेस टूट जाता है, लेकिन 1915 में एकता स्थापित हो जाती है। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार का गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अब ये देखिए 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट होता है। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल जाती है। क्यों ऐसा होता है, समझौता होता है? कि देखिए 1914 में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा पे है, वो ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाता है। अब इससे जो मुस्लिम वर्ग है, खलीफा का पद उच्च होता है, जो कि मुस्लिम मानते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि जो अलग अलग जगह पे मुस्लिम रहते थे, ऑब्वियसली इंडिया में भी जो रहते हैं उनको भी विद्रोह करेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे कर लिया। अब ये अंग्रेज के खिलाफ मुस्लिम भी खड़े हो गए थे। अब मुस्लिम खड़े हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ था कि ये समझौता कर लिया, और इसके बाद से ही खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें गांधी जी नेतृत्व करेंगे, ठीक है। अब लाला लाजपत की बात करें तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब में एक राष्ट्रवादियों में से एक थे, और ये कुछ ऐसा था नहीं, ये परिवर्तनवादी थे। उग्रवाद लाल पाल आपने नाम सुना होगा। देन बात करेंगे हम जन राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, अगर हम बात करें जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे, लोग जागरूक कैसे हुए, राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, तो जो पहला विश्व युद्ध होता है, जो कि 1914 से 18 तक चलता है, लेकिन इस युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ही बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अब भारतीयों से ही कर लेने लगे, गरीबों, आज और इस युद्ध में क्या हुआ था, गांव गांव से सेनाओं को भर्ती किया जाने लगा, सेना में भर्ती किया जाने लगे था। और 1915 में गांधी जी आए थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि जाओ ब्रिटिश की सेना में ज्वाइन कर लो। ये चाहते थे कि हम ये आज़ाद कर देंगे, हमें कुछ तो बदले में मिलेगा। गांधी जी को इसलिए सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो गांधी जी ने भी अनुरोध किया। उसके बाद जब सेना की भर्ती का जो रक्षा का तंत्र है, इन सब में बहुत खर्चा लग जाता है। अब इसका इनाफा करने के लिए इन्होंने क्या किया, सामान में जो बाजार में सामानें थे उसको महंगा कर दिया, लोगों से टैक्स लेने लगे, ठीक है। इसको पूर्ति करने के लिए सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध का पूर्ति की वजह से जरूरी कीमती चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी जो थी उस मुश्किलों में आ गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसे जो व्यवसाय थे वो कमा रहे थे। तो इसमें देखिए, इस समय क्या हुआ था, भारत में आयात में कमी ला दी गई थी।
अब इस युद्ध के बाद देखिए जो जूट है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ों की मांग जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इसके बाद से आयात में कमी आ गई भारत में, तो भारत में आने वाली आयात में कमी ला दी गई। इस युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया गया। ये एक विदेशी युद्ध खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालने जाने लगे, जो अभी मैंने बताया था। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए, भारतीय मारे गए। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी से लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे। तो देखिए, ये अंग्रेज तो अफ्रीका में भी थे, अफ्रीका में भी भारतीयों को शोषण किया जा रहा था इनके द्वारा। जैसे गांधी जी जब जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तब उनको उनके साथ भी ट्रेन में ये नस्लवादी गोरा काला का भेद देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें तो राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद को जन्म दी। ठीक है, इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति भी हुई। तब रूस की क्रांति का ये क्या हुआ, इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार में बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे राष्ट्रवादी को प्रेरणा मिलने लगी थी। अब ये सारी चीज़ें जो है ये राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं। अब महात्मा गांधी की आगमन की बात करें तो गांधी जी जो थे वो लंदन में इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर बन के आए थे। लेकिन क्या हुआ था, 1893 में अब्दुल्ला जो थे व्यापारी थे, वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने इनको वकालत करने के लिए इन्होंने वकालत की थी, पर ये बॉम्बे में इनका काम कुछ चला नहीं गांधी जी का। तो ये बॉम्बे में इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाए, क्योंकि वकालत किए थे और अपना जॉब करना ही चाहते थे, कुछ तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये सक्सेसफुल नहीं थे, इसकी वजह से इनके एक दोस्त अब्दुल्ला जो थे व्यापारी, उनको कुछ केस का कुछ करना था, तो वो कांग्रेस इनको गांधी जी को बुला लिए थे। तो 1893 में ये अफ्रीका चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। अब ये अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भारतीयों के साथ शोषण, कुछ 2% 3% वहाँ पे भारतीय थे, तब उनके साथ शोषण हो रहा था, तो उनको समर्थन दिया था, वहाँ पे देखा, उनका साथ दिया। तो कांग्रेस वहीं से उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो एक नेता के रूप में वहीं से ये महात्मा बन के आ गए थे गांधी जी। तो गांधी जी जब भारत आए थे, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में भारत आए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जनवरी में लौटे थे। और किस जनवरी को लौटे थे, डेट बताइए, और उस दिन कुछ दिवस मनाया जाता है, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और आंतरिक स्तर पर अच्छी मान्यता भी हो गई थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब की तरह से मिलने जुलने का इनको मौका मिल गया था। गांधी जी को पहले ही मौका मिल गया था। इन्होंने देखिए दक्षिण अफ्रीका में नटोल कांग्रेस की स्थापना भी की थी, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, ये 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी नस्ल भेदी भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी, डरबन में 1895 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब ये 1915 में आए तो ये भारत का दौरा किया। इस दौरान में लोगों की उनकी ज़रूरतें, हालात समझने में लगे। उनकी शुरुआती प्रयास जो था, उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन के रूप में 1917 में शुरू किया था। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। तो इन्होंने ये प्रारंभ में उनका जो मुलाकात होती है वो राजेंद्र प्रसाद से होती है और वल्लभ भाई पटेल से होती है। ठीक है, 1918 में ये अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। देन आते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, जिसको शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया जाता है, जिसे ब्लैक कानून कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था। तो 1919 में गांधी जी अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कर किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने की, पुलिस के को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी मुस्लिम साथ थे। मोहम्मद अली जो जिन्ना है प्रारंभ में कांग्रेस के साथ ही थे, बाद में इनमें पाकिस्तान की भावना, वो अलग वाली भावना जन्म लेती है ना। तो नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है। इसमें बिना अपील दलील का कानून कहा जाता था। तो इसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता, ना उसको वकील करने, ना उसको गवाही देने, ना कुछ करने का अधिकार था। उन्होंने इस कानून को शैतान
का कर्तृत्व और निरंकुशवादी बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में या अपमान याचना दिवस के रूप में इसको मनाया। किसको? अहिंसक विरोध दिवस के रूप में। अब आप मुझे बताइए 1905 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था उस दिन कौन से डे को मनाया, मतलब जो दिन था बंगाल विभाजन का उस दिन कौन सा दिन मनाया गया था? और हड़तालें की जाए, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन भी किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। फिर क्या हुआ? अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया। तो बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया गया था वो किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। उस टाइम एक उधम सिंह एक बच्चा था जो बाद में जाके जनरल ओ डायर को मार देता है, जिसने आदेश दिया था, जिसने गोली चलाई थी उसको नहीं मार पाया था, वो उनको मार पाए थे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मर गए थे। इस जनसंहार के बाद गांधी जी ने केसरी की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि जो होती है वो ब्रिटिश द्वारा दी जाती है किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलता या जन सेवा के लिए दी जाने वाली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, तो इसके बाद से इन्होंने वापस लौटा दी, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुस्लिमों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास भी किया था, ठीक है। अब बात करते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो जैसा मैंने बताया था ना, तुर्की और वो ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा पर नियंत्रण कर लिया था, तो मुस्लिम वर्ग भी रुष्ट था, वो गुस्से में था। तो इन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी ने नेतृत्व किया और खिलाफत आंदोलन को शुरुआत की गई थी। तो 1920 में अंग्रेजी तुर्कों की सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्ती संधि थोप दी गई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड के इस घटना के पर भी लोगों में भारी गुस्सा थी। तो इस घटना को लेकर भी लोग भारत में बहुत सारे गुस्सा थे। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा पर नियंत्रण बना रहना चाहिए, खलीफा का नियंत्रण बना चाहिए। मुस्लिम नियंत्रण किसने कर लिया था? मुस्लिमों ने खलीफा को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन ये चाहते थे खलीफा का नियंत्रण बना रहे जितने भी मुस्लिम वर्ग हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु जिसे कहते हैं, एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस में आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सियारदास, गोपालचार्य, आसफ अली, बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजी द्वारा उपाधि वापस, जो अंग्रेज ने उपाधि दी थी उसको वापस लौटा दी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 में 22 के बीच विदेशी कपड़ों की आयात में गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाली तूफान का एक झलक था। देश से ज़्यादा हिस्सेदार ज़्यादा हिस्से में इसका विद्रोह हुआ था असहयोग आंदोलन में। 1924 में खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है क्योंकि खलीफा का पद ही खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और 1922 में ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है क्योंकि चौरी चौरा कांड हो जाता है, ठीक है। तो लोगों ने इसमें बहुत सारा किले घेर लिए, जो भी विदेश जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जो जो भवन थे उस पर कंट्रोल करना, घेराबंदी करना शुरू किया। शराब की दुकानों को घेराबंदी कर दिया। और जगह जगह पे जैसे खेड़ा, गुजरात, पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तो व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए भी लोग इस आंदोलन में जुड़ गए थे, ठीक है। जगह जगह पे अलग अलग उद्देश्य के लिए विद्रोह किया गया। वन सत्याग्रह भी किया गया। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो आंध्र प्रदेश और गुट्टूर जिले के निवासियों ने वन सत्याग्रह भी शुरू कर दिया था। तो पूछा जा सकता है कि किसके दौरान हुआ था? तो इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। इस आंदोलन से गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम भी एक हो जाएं। तो सिंध यानी जो कि अभी पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। तो सांप्रदायिक एकता भी हुई, जो बंटवारा हो गया था उसमें कमी आई, लोग आस पास में मिलने लगे।
अब क्या हुआ, गुरुद्वारा में जो भ्रष्ट थे, महंत थे, उनको हटाने की भी बात की गई इस आंदोलन में। देखिए, इस आंदोलन के बाद गांधी जी महात्मा बन गए थे, क्योंकि जगह जगह पे अफवाहें फैलने लगी थी। तो उदाहरण के लिए समझिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के जो स्थित प्रतापगढ़ है, वहां पे किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी के वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों में ऐसी कार्यवाही भी की गई जो गांधी जी आदर्शों के अनुरूप थी। तो गांधी जी एक दैवी शक्ति के रूप में, भगवान के रूप में सबके सामने आए, ऐसा लोग मानते थे। उसके बाद आते हैं 1922 से 1929 की घटनाएं क्या होती हैं। तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है तो 1922 में क्या होता है, गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पे पुलिस थाने पर लोगों ने बहुत हिंसक तरीके से आंदोलन किया। मतलब वहाँ पे पुलिस थाने को ही जला दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, 22 पुलिस मारे गए थे। ये घटना 4 फरवरी, आपको कहीं भी 5 फरवरी में भी मिलेगा। तो ये मतलब ये घटना बहुत बेकाबू हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए कि गांधी जी ने ऐसा क्या किया, क्यों ऐसा किया। तो इसके बाद से आप देखेंगे कि गांधी जी के प्रभाव कम हो गए थे। उसके बाद फिर गांधी जी एक्टिव होते हैं जब साइमन कमीशन आता है, ठीक है। तो गांधी जी उसके बाद सभी छोटे छोटे गांवों में जाते हैं, घूमते हैं। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट। हाँ देखिए, 1930 में फिर से गांधी जी आते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, जो मोदी जिसके सदस्य की स्थापना 20 के दशक के मध्य ही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो ये भी पता होनी चाहिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी और ये दोनों थे। अब चित्तरंजन दास जो थे, ये असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय थे, ठीक है। एक नेता थे और पूर्वी बंगाल जो है उसमें वकील भी थे। साइमन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिया है कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। इस आयोग को भारत में राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो इस फैसले की वजह से भारत में असंतोष फैला और उस सभी राजनीतिक संगठनों भी आयोग का बहिष्कार करने का फैसला लिया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे, प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और दर प्रदर्शनकारी नारा लगा, साइमन कमीशन गो बैक नारे लगे थे और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। देन हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज, ये देखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, मनाया गया, ये याद होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं हम ये 1928 में क्या हुआ था, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक 1924 में बना था, जिसमें सोशलिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें HSRA करके है, और वो जो था जिसमें काकोरी कांड हुआ था। तो इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। 17 दिसंबर 1928 में इन्होंने हत्या कर दी थी। इस लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी, तो इसकी वजह से इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और अगर पूछे किसने स्थापना की, तो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। इन लोगों का इनका मकसद था बहरों को सुनाना, यानी अंग्रेजों को सुनाना था कि हम किसी से कम नहीं है, तथा विदेशी सरकार को इसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दी गई थी। और उस समय जब भगत सिंह की आयु थी 23, अब सबसे कम उम्र में फांसी लगी थी खुदीराम बोस को, जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था। देन बात करते हैं दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा पे निकलेंगे।
उसी समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार हो गया था। और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीर गरीब और बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती में 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इस टाइम इन लोगों की बहुत पिटाई भी हुई थी, फिर भी लोग हारे नहीं थे। उन्होंने पानी उबालकर नमक भी बनाया था। गांधी जी देखिए कितने साहसी थे, नमक भी बनाया। इतनी मतलब इतना इन लोगों को पीटा भी गया था। तो 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच के 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ देते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इसमें बेसिकली इसमें देखा जाए तो कर्नाटक की जो अम्बाबाई हैं का विवाह जो 12 साल की उम्र में कर दिया गया था, 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को घेराबंदी की, उन्होंने गिरफ्तार किया और सजा दी। रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई करती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। देखिए, आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान खुद महात्मा गांधी जी महिलाओं को हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने इस बात के लिए तैयार किया और महिलाएं भी इस आंदोलन में भाग ली थी। तो देखिए, नमक कानून तोड़ तो दिया 6 अप्रैल 1929, हाँ ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। इसके बाद से क्या होगा? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर लीजिए कि सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 में बनती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भारतीय महिला थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएं। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत से जीत गया कांग्रेस। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1900 दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। 1939 से विद्रोह वो द्वितीय वृद्धि और 1942-43 तक चला, ठीक है, 1942 तक। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने में तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, भंग हो गया था। 1990 में सबने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्र जो मंडल था वो भंग हो गया, विधानसभा, ठीक है। भारत छोड़ो और उसके बाद क्या होता है? अब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की बात करें तो गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, ठीक है। विद्यार्थी भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए थे। भारत सरकार सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार गठन कर लिया था। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 10,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज से भी भीड़ गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, अहिंसा के गांधी, इन्होंने ही महात्मा गांधी को बापू बोला था, ठीक है। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को सम्मान दिया, मैं भूल गई। आदर्शों के विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास नहीं रखते थे ये, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को इन्होंने ही सम्मान दिया था। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजी के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहाँ आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INS का गठन किया था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा में भारत प्रवेश करने की कोशिश किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हुआ। INS के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ संघर्ष भी किया था।
स्वतंत्रता के बाद विभाजन की ओर देखें तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन एवं पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग उप महाद्वीप मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, ये क्वेश्चन है। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग राष्ट्र मांगने लगी थी। 1930 के दशक में ही जब चुनाव हुआ था तभी पता चल गया था कि जब माइनॉरिटीज़ होती हैं, देखिए जिसका ज़्यादा प्रभुत्व, जो ज़्यादा जनसंख्या में होता है वही जीतेगा, कम जनसंख्या वाले नहीं जीतेंगे अगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो तभी माइनॉरिटीज़ को दिख गई थी कि समझ आ गया था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस विचार तक पहुंचने के 20 और 30 दशक में हिंदू और मुसलमानों कुछ संगठनों के बीच तनाव का भी हाथ रहा, कुछ तनाव भी थे। 1937 में क्या हुआ था, प्रांतीय चुनाव संभवतः इसमें ज़्यादा बड़ा कारण रहा है कि जो पृथक पाकिस्तान की मांग नहीं लेकिन अलग होने की बात की गई थी। तो ये कारण भी था कि जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में, तो इस चुनाव में मुस्लिम लोग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, यानी कम जनसंख्या है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, सेकेंडरी भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुसलमान लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया था। ठीक है, तो 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की लीग से बातचीत करनी शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वे बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, कांग्रेस में ही कुछ बहुत सारे मुसलमान थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग का बेजोड़ सफलता मिली। अब मुस्लिम सीट्स जो थी उसमें मुस्लिम जीत रही थी और बाकी जो सीट थी उसमें हिंदू जीत रहे थे। तो लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार इस मांग के अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा। यानी अब देखेंगे आप लोग तो देखिए, क्रिप्स मिशन तो 1940 के पहले आ गया था। अब उसके बाद से क्या आता है, 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा जाता है। इस परिसंघ में सुझाव दिया गया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम लीग बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देते हुए ढील ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव से, मुस्लिम लीग तो पृथक मांग कर रही थी, तो मतलब पार्टीशन की मांग कर रही थी, कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की विफलता, यानी कैबिनेट मिशन जो आई थी उसमें ये कहा गया था। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब, 16 अगस्त 1946 को। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1940 तक उत्तर भारत में विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। ठीक है, तो इसी से पाकिस्तान बनता है। ठीक है, कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को बनता है। और इस तरीके से क्या होता है, पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता एवं आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत है वो बदल गई है, विभाजन हो गया था। पार्टीशन होने के बाद आप देख सकते हो कि बांग्लादेश भी पहले तो पूर्व पाकिस्तानी था, बाद में फिर उसमें भी इलेक्शन का ही लेके होता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो ये बॉक्सेस में दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का हमने लिख लिया था। मौलाना आज़ाद की बात करें तो मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम, जो कि 1942 का दिया गया है फोटो, उनके पिता जो थे मौलाना आज़ाद के बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध भी किया था।
अब यहाँ पे बात करें कि नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे। जो इन अंतरिम सरकार बनी थी उसमें अलग अलग लोगों को पद दिया गया था कि जैसे खाद्य और सुरक्षा का पद राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, तो अलग अलग पद दिए, वित्त का पद किसे दिया गया। तो श्री राजगोपालाचारी को बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे हैं, स्वतंत्र भारत के, और उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं, श्री राजगोपालाचारी को। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि पटेल नाडियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यापारी परिवार से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर दें तो ये गुजरात से थे, और 1918 में के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे पटेल। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करने का अहम भूमिका अदा की थी, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया, और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना ये सबसे मुख्य प्रवक्ताओं के कतार में पहुंच गए थे। देखिए, साथ में थे प्रारंभ में, बाद में ये इनके साथ आ गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी एक और है, खान अब्दुल खान गफ्फार, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये सीमांत प्रांत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ठीक है, और गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। यह खुदाई खिदमत का जो संगठन है उसके संस्थापक भी हैं। यह अनेक प्रांतों के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, और बादशाह खान भारत विभाजन में सख्त खिलाफ थे। ठीक है, 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों को भर्त्सना भी की थी इन्होंने। ठीक है, सो इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।